स्वागत है आप सभी का आपड़े उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पिछले दिनों हुए गुलदार के हमले के बाद महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। यहां महिलाओं ने पौड़ी हाईवे पर जाम लगा दिया है। बताते चले कि विगत 23 सितंबर को यहां गुलदार ने हमला कर दिया था। इस सब के बाद एक महिला पर हमला कर दिया था गुलदार ने और वो घायल हो गई थी, जिससे गुस्साई महिला ने हाईवे पर जाम लगवा दिया। जाम से यहाँ हाईवे पर दोनों वाहनों की लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं। हंगामा बढ़ता देख वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने 1 घंटे में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को श्रीनगर में गंगा दर्शन बैंड के पास गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उस दिन अफल्डा निवासी भारत बिष्ट की उधर से पत्नी सुधा देवी जो हैं वो अन्य महिलाओं के साथ सुबह गंगा दर्शन बैंड क्षेत्र में घास काटने जा रही थी। तभी लगभग 11:30 बजे के आसपास झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला की चीख सुन वहां से जो आसपास के लोग थे वो वहां पर दौड़े। गुलदार इसके बाद भाग गया था। आपको बताते चले हमले में महिला जख्मी हो गई थी। इस पूरे मामले के बाद घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सर्जन डॉक्टर लोकेश सलूजा ने बताया था कि महिला के पांव पर घाव है। हालांकि महिला की स्थिति सामान्य बनी हुई है। इससे पहले 10 सितंबर की शाम को भी गंगा दर्शन बैंड से करीब 4 किलोमीटर दूर गुलदार ने स्कूटी सवार पर हमला कर दिया था। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आए दिन गुलदार के हमला करने के मामले सामने आते रहते हैं। कईयों के इसमें जान भी चली जाती है और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझने के लिए हरिद्वार पहुंची है। आपको बताते चले सीबीआई की टीम गुरुवार को आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई थी। इससे पहले सीबीआई ने आनंद गिरी से करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस सब के बाद सीबीआई की टीम आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार से प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। सीबीआई की टीम बुधवार देर शाम आरोपी आनंद गिरी को रिमांड पर लेकर हरिद्वार पहुंची। टीम ने आनंद गिरी का श्यामपुर कांगड़ी स्थित सील आश्रम खुलवाकर वहां से सबूत जुटाए हैं। टीम ने आश्रम के कंप्यूटर से डेटा लिया और लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। इस सब के बाद आपको बताते चले सीबीआई की टीम लौट आई है। श्री महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी और इस पूरे मामले में उनके शिष्य संत आनंद गिरी भी आरोपी हैं। मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच कर रही है। कथित सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने संत आनंद गिरी का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह हरिद्वार से उनकी किसी महिला या लड़की के साथ फोटो और वीडियो वायरल कर सकता है। इस सब के बाद हरिद्वार पुलिस ने आनंद गिरी को श्यामपुर कांगड़ी स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि प्रयागराज पुलिस को सौंप दिया गया है आनंद गिरी। सीबीआई की टीम बुधवार को आनंद गिरी को प्रयागराज से रिमांड पर लेकर हरिद्वार पहुंच गई। टीम हवाई मार्ग से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरी। वहां से 5 गाड़ियों के काफिले में आनंद गिरी को लेकर श्यामपुर कांगड़ी स्थित आश्रम पहुंची। टीम के पहुंचने से पहले ही हरिद्वार पुलिस ने आश्रम की सुरक्षा बढ़ा दी थी। सीओ श्यामपुर सर्किल रेखा यादव और इसके साथ साथ थाना प्रभारी श्यामपुर अनिल चौहान वहां पर मौजूद रहे थे। मीडिया और पुलिसकर्मियों को आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया गया। टीम अपने साथ लैपटॉप लेकर गई है और टीम ने आश्रम के कमरों में छानबीन भी की थी। जानकारी के अनुसार छत पर जाकर भी खोजबीन की गई। सीबीआई टीम ने आनंद गिरी के आश्रम में जाने के बाद वहां से सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस से प्रिंटर से लेकर कई अन्य चीजें मंगवा ली हैं। डेटा कॉपी करने के लिए डेटा केबल भी मंगवाई गई है। सीबीआई टीम देर रात तक आश्रम में रही थी। टीम ने आश्रम के 2 सेवादारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। आश्रम सील होने के बाद सेवादार पास के ही गांव में रह रहे थे। सीबीआई टीम ने 9:30 बजे के आसपास सेवादारों को बुलाकर पूछताछ की थी। तो लद्दाख के पूर्वी हिस्से में तनतनी के बाद चीन ने अब उत्तराखंड में नापाक हरकत करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के 100 से ज्यादा जवान बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसे थे। बताते चले कि यह घटना 30 अगस्त की है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर घुसे थे और इनके पास लगभग 50 से अधिक घोड़े भी थे। इस घुसपैठ के कुछ घंटों के बाद उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र से चीनी सैनिक वापस लौट गए। जानकारी के अनुसार
त्रुंजन ला पास को पार करने के बाद चीन के 100 से अधिक सैनिक भारत क्षेत्र में 5 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर पहुंच गए थे। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इन सैनिकों ने लौटने से पहले इस क्षेत्र में स्थित एक पुल पर हमला करते ही वो उसे ध्वस्त कर दिया था। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताते चले, इस क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं। भारतीय सैनिकों ने सूचना मिलने के बाद इस क्षेत्र में गश्त भी की थी। बाराहोती में उल्लंघन की घटनाएं हो रही थी। हालांकि भारतीय अधिकारियों को 30 अगस्त के दिन सीमा पार आने वाले चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर काफी हैरानी हुई थी। इससे पहले सितंबर 2018 में चीनी सैनिकों के इस क्षेत्र में 1 से अधिक बार घुसपैठ की खबरें भी सामने आई थी। पंजाब कांग्रेस में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा प्रभारी हरीश रावत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता चलिए, ऐसा हो चुका है और उनके कुशल राजनीतिक प्रबंधक की छवि को बड़ा झटका भी लग सकता है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और चरणजीत सिंह चन्नी की कमान मिलना रावत की बड़ी राजनीतिक चतुराई वाली जीत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से सियासी समीकरण बदल चुके हैं। कैप्टन से बगावत कर जब पार्टी के 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक पंजाब से देहरादून पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त हरीश ने पंजाब में कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव में जाने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर नेतृत्व परिवर्तन के बाद सत्ता चरणजीत चन्नी को सौंपे जाने के दौरान उन्होंने कहा, अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसे लेकर पार्टी के भीतर ही बवाल शुरू हो गया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के इस बयान पर असहमति जताते हुए खुले तौर पर उनका विरोध कर दिया। उन्होंने इसे सीएम के अधिकार को चुनौती देने वाला बताया था और इसके साथ साथ इस सब के बाद हरीश के इस बयान से पार्टी ने ही पल्ला झाड़ लिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता चलिए, रुड़की में रायसी के एक इंटर कॉलेज से एक किशोरी को अपहरण करके ले जा रहे 2 युवकों को खानपुर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर पकड़ लिया है। खानपुर पुलिस ने उन्हें लक्सर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया है, साथ ही कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। आपको बताते चलिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र का एक गाँव लक्सर की ओर बसा हुआ है और गांव निवासी एक ग्रामीण की नाबालिग बेटी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रायसी के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। ग्रामीण अपनी बेटी को कॉलेज में छोड़ने के बाद घर चला गया था, जिसके बाद आपको बताते चले कुछ ही देर के बाद उसको किसी ने फोन कर सूचना दी कि उसकी बेटी को 2 युवक अपहरण कर खानपुर की ओर ले जा रहे थे। ग्रामीण ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी फोन कर और उसके बाद सूचना पर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर चेकिंग जो थी उसे शुरू कर दिया था। इस दौरान खानपुर पुलिस को लक्सर की ओर से आ रही बाइक पर सवार किशोरी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। पुलिसकर्मियों ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया, साथ ही बाइक पर सवार युवकों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया और किशोरी को कब्जे से मुक्त कराया गया। खानपुर पुलिस ने दोनों युवकों को लक्सर पुलिस को सौंप दिया। किशोरी के पिता ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ बेटी का अपहरण करके तहरीर भी दे दी। कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया है कि जावेद और भूरे निवासी गांव पीर बडौली थाना झिझाना जिला शामली के खिलाफ अपहरण का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। बाप बेटी के रिश्ते को एक और कलयुगी पिता ने शर्मसार कर दिया है। नेपाल मूल का एक कलयुगी पिता शराब के नशे में 13 साल की नाबालिग बेटी की आबरू लूटता रहा। आपको बताते चले, राज खुला तो स्वयंसेवी संस्था रीड्स ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच के साथ ही दरिंदे पिता की गिरफ्तारी के प्रयास में अब जुट चुकी है। नेपाल मूल का निवासी आरोपी पचपकरिया में बटाई में खेती करता था। शराब के नशे में पति की हरकतों के तंग आकर कुछ समय पूर्व उसकी पत्नी 15 और 13 साल की बेटियों व 10 साल के बेटियों को छोड़कर घर चली गई थी। दोनों बेटियां और बेटा पिता के साथ रहते थे। बताया गया कि 26 सितंबर को उसकी बड़ी बेटी घर से भाग गई थी, जिसे पुलिस ने खोज कर रीड्स संस्था के उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र के सुपुर्द कर दिया। बताया गया कि पुनर्वास केंद्र में हुई पूछताछ में उसने पिता की दरिंदगी का राज खोला तो संस्था के कार्यकर्ता दंग रह गए। संस्था के कोऑर्डिनेटर जनक चंद के मुताबिक दरिंदा पिता शराब के नशे में तीनों बच्चों के साथ न सिर्फ मारपीट करता था, बल्कि 13 साल की छोटी बेटी की आबरू भी लगातार लूटता रहा था। पिता की दरिंदगी पता चलने पर संस्था की ओर से आरोपी पिता के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 376, 323, 504, 506 व
3/4 और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़ ने बताया है कि मामले की जांच शुरू करने के साथ ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गुरुवार तड़के झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे मौसम सुहावना हो चुका है। लेकिन दून में कई जगह जलभराव की स्थिति से अब लोगों को जूझना पड़ रहा। सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई। इसके साथ ही राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छा गए। बारिश की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार में मौसम साफ है। बताते चले मसूरी में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम जाने वाले नरसिंह मंदिर मार्ग भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो चुका है। बद्रीनाथ जाने वाले सभी वाहन मुख्य बाजार से गुजरकर अब जा रहे हैं। बाकी अन्य धामों को जाने वाले सभी मार्गों पर यातायात सुचारू है। मानसून की विदाई की बेला में राज्य के मैदानी व पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हो सकती है। गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। राजधानी देहरादून व आसपास के इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई। जहां तक राजधानी दून व आसपास के इलाकों का सवाल है, तो मौसम विज्ञानियों के मुताबिक राजधानी दून व आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे के भीतर कई दौर की बारिश की संभावना जताई गई। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 11 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। एक भी मरीज की फिलहाल मौत नहीं हुई है, जबकि 15 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या 209 पहुंच चुकी है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 214 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 16,103 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 7 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं अल्मोड़ा और नैनीताल में 1-1, देहरादून में 5 और पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 2-2 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 34 बताते चले 34,03,530 पहुंच गई है। इनमें से 32,09,828 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल जो मामले हैं वो 7,394 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें बुधवार को एक मौत पिछले दिनों की हो चुकी है। प्रदेश की रिकवरी रेट 96.01%, संक्रमण दर 0.07% है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद चंपावत पहला जिला है जहां पर एक भी सक्रिय मरीज नहीं मिला। वर्तमान में 8 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या जो है उसका आंकड़ा 2.5 है। बागेश्वर, टिहरी जिलों में 1-1, अल्मोड़ा में 5, उधम सिंह नगर में और पिथौरागढ़ में 6, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिले में 9 सक्रिय मामले, जबकि देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 112 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए टीके की दूसरी डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सांसद, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की मदद अब ले रहा है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम जो है वो भी चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी एवं आपको बता चले ACMO डॉक्टर दिनेश सिंह चौहान ने बताया है कि जिले में टीके की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। मैदानी जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल अभी तक यह लक्ष्य नहीं हासिल कर पाए हैं। वहीं दूसरी डोज लगवाने वालों का आंकड़ा भी जो है वो 46% तक पहुंच चुका है। टीके की दूसरी डोज अधिक से अधिक आपको बताते चले लोगों को तेजी से लगाई जा रही है और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से और कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मदद भी इस मामले में ली जा रही है। इसके लिए विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में टीके की कोई कमी न रहे, पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध हैं। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज का समय पूरा हो चुका है, वे टीकाकरण केंद्रों व दूसरी डोज अब लगवा सकते हैं।